बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से हमारी इबादत और मुनाजात को कबूल मंजूर फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन ख़ास तौर पर गाज़ा के मज़लूम मुसलमानों को ज़ालिम सिहोनियों के खिलाफ फ़तह और नुसरत अता फरमा। इलाही आमीन। खबरों की तफसील के साथ लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत को 29 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करना होगी। गैस की कीमतों पर दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी भी जून 2024 तक खत्म करना होगी। IMF चाहता है कि हुकूमत गैस की कीमतों के हवाले से ओगरा के शशमाही वादों की पाबंदी करते हुए गर्दिशी कर्जे को बढ़ने से रोके। हुकूमत को जून 2024 तक सुई सदरन की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराना होगी और बताना होगा कि इसे क्यों कर नुकसान हो रहा है और क्यों ये इदारा नुकसान करने वाला इदारा बन गया है। इसके अलावा सनतों के अपने इस्तेमाल वाले बिजली घरों को दिसंबर 2024 तक कौमी ग्रिड से जोड़ना होगा। वजारत तवानाई को गैस के शोबे में गर्दिशी कर्ज को काबू में लाने का मंसूबा भी जमा कराना होगा, जो फिलवक्त 29 खरब रुपए पर खड़ा है। हुकूमत को जून 2024 तक गर्दिशी कर्जे में कमी का ये मंसूबा जमा कराना होगा। IMF से ये भी चाहा है कि गैस के वजन की औसत लागत WACOG, जिसे हुकूमत ने गैस कंपनियों के मुनाफे के रेवेन्यू के लिए ज़रूरी बना रखा है कि RLNG पर लाने की लागत भी घरेलू सार्फिन से वसूल की जाए। IMF ये भी चाहता है कि खाद के शोबे के लिए गैस की कीमत में दी जाने वाली सब्सिडी भी 1 फरवरी 2024 से ख़त्म की जाए। ताहम हुकूमत ने कह दिया है कि वो फौजी फर्टिलाइजर्स के 3 खाद प्लांटों और फातिमा फर्टिलाइजर के 2 प्लांट्स के लिए मारी पेट्रोलियम गैस की सस्ती फराहम करेंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम कर दी। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में मुआशी तरक्की की शरह 2% तक हो सकती है। अफरात ज़र गुज़श्ता साल के मुकाबले 29% से कम होकर 23% रहेगा। मूडीज़ का कहना है बैंकिंग सेक्टर का मुनाफा आइंदा साल शरह सूद और बुलंद टैक्सेस की वजह से कम हो सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में बैंकों की मदद की, डिपॉजिटर्स का नुकसान नहीं हुआ। मूडीज़ के मुताबिक बैंकों के मुनाफे से बेहतर फंडिंग, लिक्विडिटी, मुआशी चैलेंजेस, सियासी बहरान से निपटने में मदद मिली। पाकिस्तानी बैंकिंग निज़ाम पर मुआशी और मालियाती दबाव कम हो रहा है। मुस्तहकम बैंक डिपॉजिट पर मबनी फंडिंग माली इस्तेहकाम को सपोर्ट करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निजीकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजीकारी के हवाले से इजलास हुआ। दौरान इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने निजीकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा कि निजीकारी अमल में हाल रुकावटें जल्द दूर की जाएँ। निजीकारी इदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। मईशत की बहाली और आवाम को रिलीफ फराहम करने का अमल तेज़ किया जाए। इस मौके पर बिजली कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायज़ा कमेटी तश्कील दे दी गई। जायज़ा कमेटी वज़ीर-ए-आज़म को अपनी तजावीज़ पेश करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स कमी के साथ मार्केट 65,603 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 23 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 80 पैसे पर फरोख्त हुआ। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2750 रुपये के इजाफे से 2,28,150 रुपये हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 2358 रुपये के इजाफे से 1,95,602 रुपये का हो गया। आलमी बाजार में सोना $26 इजाफे से $2,174 फी ऑन्स है। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकला, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकेन के वकला अदालत में पेश हुए। बाबर अवान एडवोकेट ने दलाइल दिए कि सदारती इलेक्शन हो रहा है और 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई हैं। जिस जमात के सूबे में 1 असम्बली मेंबर है उसको 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में इन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि हमने अटॉर्नी जनरल को तलब किया था, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल से राब्ता हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में है, अगर वक्त दिया जाए तो अच्छा होगा। पीटीआई वकील काजी अनवर ने भी कहा कि नए एडवोकेट जनरल की तैनाती आज होगी जो इस केस में पेश होंगे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेश हों। हुक्म इम्तना बुध के दिन होगा। बुध के दिन इस केस को दोबारा सुनेंगे। हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसीक करते हुए समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने दरख्वास्त एडवोकेट इश्तियाक खान की वसातत से दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल है न अदालत। असम्बली में सीटों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। अदालत इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 और रूल 94 खिलाफ आइन करार दे दिया। अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंसेस कायद नून लीग नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। केस की समाअत जज नासिर जावेद ने की। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर, उस्मान मसूद और सोहेल आरिफ, जबकि हसन और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबा एहतसाब अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा कि इश्तिहारी करार दिए गए मुल्ज़िमान अदालत में पेश होकर सरेंडर करना चाहते हैं। मुल्ज़िमान के 6 जुलाई 2018 में जारी दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल किए जाते हैं। फैसले में कहा गया कि मुल्ज़िमान की जानिब से सरेंडर ना करने की सूरत में कानून हरकत में आएगा। इससे कबल समाअत में वकील हसन और हुसैन नवाज का कहना था रेफरेंस में हाई कोर्ट से तमाम दीगर मुल्ज़िमान बरी हो चुके। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान आकर अदालत के रूबरू पेश होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइया देंगे। इशाइये का एहतमाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किया गया है। इशाइये में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, IPP और MQM के रहनुमा शिरकत करेंगे। BAP, NP और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान कौमी असम्बली को भी दावत दी गई है। ज़राए का कहना है कि इशाइये में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से भी तमाम अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। इशाइये में पार्टी रहनुमाओं से वफाकी काबीना की तश्कील पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मौलाना फजलुर रहमान के बयानात को दुरुस्त करार दे दिया। बोले शिकवे सियासी बातचीत से हल हो सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, मसाइल सुलग रहे हैं, मसाइल की अंबार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहा तो हर चीज़ को नुकसान होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहा, कुछ लोगों के वजूद के साथ है वो सियासी अदम इस्तेहकाम, और अगर ये कायम रहा तो फिर हर चीज़ का नुकसान होगा। तालीम का नुकसान होगा, सेहत का नुकसान होगा, आपके मुआशरे का नुकसान होगा। ये हंग पार्लियामेंट किसी सूरत नहीं है। ये अलाइड पार्टीज़ के साथ वी आर ऑलमोस्ट ए 2/3, और इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि सबका दो किस्म की तकसीम है। एक तकसीम है जो खड़ी है तरक्की के सफ़र पे, एक तकसीम है जो खड़ी है ये एक इस नरेटिव पे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे। एक तकसीम है जो खड़ी है कि इसको इख्तलाफात को भुलाएं, डायलॉग करें, मिसाक की बात कर रहे हैं, मुईशत की मिसाक की बात कर रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी तकसीम खड़ी है जो गुमराही, मेरे नज़दीक गुमराही पे है, कि जो समझ रही है कि नहीं गिराओ झुलाओ करो, जो समझ रही है कि आर्सन करो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आसिफ जरदारी 9 मार्च को दूसरी मरतबा सदर बनने जा रहे हैं। PTI की खुशकिस्मती है कि पैमरा ने इनको बैन नहीं किया। इनके अचकजई और मौलाना के बारे में क्लिप सबके सामने है। KP के वज़ीर आला खुद को टाइगर फोर्स का हेड ही समझते हैं। नदीम अफजल चंद बोले, पंजाब में पावर शेयरिंग नहीं, सियासी मुशावरत का फार्मूला है। का अमर यह है कि हुकूमत साजी के बाद वहाँ के जो CM हैं उन्होंने अपना वही रवैया, वही रवेश जो कि एक टाइगर फोर्स वाली है उसको नहीं बदला। वो ये समझते हैं कि वही मसीह है इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए, और वही सब कुछ ठीक कर सकते जादू की छड़ी से। लिहाजा उनको ये कम से कम एहसास होना चाहिए कि वफाक के बगैर हमारा खैबर पख्तूनख्वा सूबा नहीं चल सकता। आज जमहूरी प्रोसेस को मजबूती के लिए उनको चाहिए था, वो मेजॉरिटी पार्टी थी, हुकूमत साजी करती, लेकिन वो आज भी उस पर कि मैंने इससे हाथ नहीं मिलाना, इससे गले नहीं मिलाना, और फिर जाके मतलब है कि ये एक सियासी क़यामत की निशानी है कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान आपस में इकट्ठे बैठ गए। अच्छी बात है कि वो माजी के बयानात पे माफ़ी तो मांग लें कि जो लगबात एक दूसरे को देते थे वो तो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। पावर शेयरिंग में हमने कोई वजारतें तो नहीं लेनी थी या इक़्तिदार में कोई हमने हिस्सा नहीं मांगा था। हमने कहा था कि सूबे को एक अच्छी गवर्नेंस दें, रूल ऑफ लॉ की तरफ हम चलें, लोकल बॉडी सिस्टम इफेक्टिव शेप में होना चाहिए पंजाब में।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यकम रमज़ान से सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सूबाई हुकूमत और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने स्टेट लाइफ को इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी करने की हिदायत की हैं। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज से जानते हैं। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अली अमीन गंडापुर है, उनके ज़ेर सदारत जो है एक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में आला अफसरान और स्टेट लाइफ के इंश्योरेंस के जो अफसरान थे वो इसमें शरीक हुए हैं। फैसला किया गया है कि जो सेहत कार्ड है इसको यकम रमज़ान से जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो 100% आबादी है उसके लिए जो है वो दोबारा जो है इसको बहाल कर दिया गया है। और जो इस मद में जो बकाया जात थे उसमें आज 5 अरब रुपए जो है वो उनको स्टेट लाइफ को दे दिए गए हैं। और ये फैसला किया गया है कि अब जो हर माहाना जो है हर माह जो है 5 अरब रुपए जो स्टेट लाइफ को दिए जाएंगे और जो सेहत कार्ड है उसको दोबारा बहाल किया जाएगा। कुछ अर्सा कबल जो है ये कार्ड बंद कर दिया गया था और ये वजह बताई जा रही थी कि माली बहरान की वजह से पेश की जो उनको जो पेमेंट जी थी स्टेट लाइफ को नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कार्ड बंद हो गया था। लेकिन आज जो इजलास हुआ इसमें दोबारा इस कार्ड को जारी रखने का फैसला किया है और 5 अरब रुपए जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं। इमरान अयाज तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। काबीना ने रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज और ज़िला सतह पर सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रमज़ान मुबारक में गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखी जाए और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को बाकायदा तरबियत दी जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में रमज़ान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया कि निगहबान प्रोग्राम के तहत 65 लाख से ज़ायद रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों को घरों तक पहुँचाए जाएंगे, जिससे मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला ने यह खुरनोश की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क भी दिया। इजलास में मरीम नवाज़ शरीफ ने सूबाई वज़रा को आवाम की फलाह व बहबूद यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ दिन रात मेहनत करने की हिदायत की। सूबाई काबीना के पहले इजलास में स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी उमूर और स्टैंडिंग कमेटी बराए अमन व अमान की तश्कील की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने तमाम वज़रा खुसूसी तौर पर सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले रमेश सिंह अरोड़ा को वज़ारत का कलमदान संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से ASP शहर बानो नकवी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने ASP शहर बानो नकवी को गले लगाया और थपकी दी। इस मौके पर ASP ने इचरा वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने जुरत का मुज़ाहरा करने पर ASP शहर बानो नकवी को सराहा और ASP शहर बानो नकवी को नौजवान अफसरों के लिए काबिल तक़लीद करार दिया। मज़ीद कहा कि ASP शहर बानो ने नौजवान अफसरों के लिए बहादुरी और जुरत की मिसाल कायम कर दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा है कि मेरे दफ्तर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पंजाबी हमारी मादरी ज़बान है, हमें इलाक़ाई ज़बानों की तरवीज करने के लिए काम करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਅਭੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਬਿਲੋਂਗ टू नैशनल हमारी एक नैशनल भी तुहानूं पता आइडेंटिटी है वो, लेकिन पंजाबी सिखानी नहीं पैंदी। साडियां मावां ने सानूं जांदे पंजाबी सिखाई है। पंजाबी एक ऐसी जबान है जिन्हों ना पढ़ाने की जरूरत है ना सिखाने की जरूरत है, वो साडी मावां सानूं जांदे सिखांदियां ने और पढ़ांदियां ने। सरगोधा में 12 साल घरेलू मुलाजमा आयशा का कत्ल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ मुलाजमा के घर पहुँच गए। मकतूला मुलाजमा की वालिदा से मुलाकात की और गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने मुलज़मान को करार वाकई सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला पंजाब का इस मौके पर कहना था कि मैं एक माँ हूँ, मैं आपके दर्द को समझती हूँ। ऐसे घिनौने वाक़यात में मुलव्वस अफराद किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर सोहेब भरत को हिदायत की कि वो ख़ानदान के साथ राबते में रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इनके मसाइल जल्द अज जल्द हल हो जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मकतूला आयशा की वालिदा को इमदादी चेक भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने सरगोधा सदर पुलिस स्टेशन और विक्टिम सपोर्ट सेंटर का भी दौरा किया। मौजूदा खातून से बातचीत की। वज़ीर आला ने पुलिस हुकाम को हिदायत दी हैं कि किसी किस्म की बात है मजलूम का साथ ज़रूर दें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
सिंध असम्बली के 4 नए अरकान ने हल्फ उठा लिया। ऐवान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से पेश करदा करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली, जिसके बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मंजर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली में मौजूद है। सिंध असम्बली का इजलास जो है स्पीकर अवैध शाह की ज़ेर सदरत आधे घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ था, जिसके बाद 4 अरकान नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठवाए, जिसमें जो है साबिक सेनेटर निसार खोड़ो, जाम मेहताब डहर, समिता पटेल और इसके अलावा सुरिंदर जो अक़लियती रुकन है उन्होंने भी अपना हल्फ उठाया। फौजिया हमीद जो MKM पाकिस्तान की हैं वो आज नहीं आ सकी थी, जिसकी वजह से उनका हल्फ रह गया। जिसके बाद एक करारदाद पेश की गई मुराद अली शाह की जानिब से, जो सुप्रीम कोर्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से फ़ैसला आया है, तो उसी हवाले से करारदाद पेश की गई थी कि उनको शहीद डिक्लेयर किया जाए और अवार्ड उसी हवाले से अवार्ड का जो है ऐलान किया जाए, जिसमें तकारीर की और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जो है मुराद अली शाह ने रोशनी डाली, सईद गनी ने रोशनी डाली। उनको ज़बरदस्त अल्फाज में जो है अरकान असम्बली ने खराज तहसीन पेश किया। PTI के रुकन जो हैं जिनको तकरीर का मौका मिला, उन्होंने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया, जबकि अब्दुल वसीम का भी यही कहना था कि ये बहुत देर से फ़ैसला आया है। और इसके जो है सईद गनी जब ये अपना बयान कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खुसूसियात, तो वो आप दीदा होगा। इसके अलावा जो काफ़ी रुकन थे वो सब अफसरदा था, बिल्कुल असम्बली अफसरदा थी कि इतने अरसे बाद फ़ैसला हुआ है, लेकिन सब मुतमईन थे कि ये फ़ैसला आ गया और तारीख़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनहरी अल्फाज में जो है हमेशा याद किया जाएगा। जिसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज भी किया गया। जान मोहम्मद मेहर जो सहाफ़ी थे उनके लिए और असद तौर जो सहाफ़ी हैं जिनको गिरफ़्तार किया उनके लिए एहतजाज किया, जहाँ जो साबिक सूबाई वज़रा हैं और इस वक्त के रुकन असम्बली नासिर हुसैन शाह, शजील इनाम मेमन ने आके सहाफ़ियों को यकीन दहानी कराई कि आपके जो भी मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे और शहीद के कातिलों, जो सही शहीद सहाफ़ी हैं उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने गलती मानी और कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी गैर कानूनी थी। फैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त बिलावल भुट्टो की आंखें नम थीं। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी के रेफरेंस पर फैसला दिया। मानी और कल कहा कि जो शहीद भुट्टो का मुकदमा था उसमें जो हमने सज़ा सुनाई और उस सज़ा के नतीजे में जो शहीद भुट्टो को फांसी दी गई वो सब गैर कानूनी था। हमारे दिल तो बहुत खुश है, लेकिन जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी की आंखें नम थी, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान की आंखें 4 अप्रैल की सुबह, मुझे वो दिन भी याद है जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, तो तरीके से पाकिस्तान के हर घर में मातम बिछा हुआ था। और एक कल का दिन था कि वो फैसला सुनने के बाद हर एक की आंख नम थी लेकिन दिल खुश थे। सर मेरा सवाल है, मैं खत्म। पीपल्स पार्टी की समिता अफजल सैयद ने बतौर रुकन सिंध असम्बली ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर सैयद अवैस शाह ने समिता अफजल से हल्फ लिया। समिता अफजल सैयद मखसूस नशिस्तों पर रुकन सिंध असम्बली बनी है। हमें पाकिस्तान की बुनियाद है और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आइन को बरकरार रखूंगी और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर रहे और मेरी रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर रहे और मेरी रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। सदारती इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान असम्बली का इजलास तलब। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। बलूचिस्तान असम्बली में पोलिंग सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए बराली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कालअदम करार दे दिया। सेशन जज शाहरुख और जमन ने अली अमीन गंडापुर की नजर सानी दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील और प्रोसिक्यूटर सेशन अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया था। सरकारी मसरूफियात के बायस अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हो सकते, इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की
حاضری سے استثنا کی درخواست عدالت نے منظور کرتے ہوئے 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے اور ایک مقامی ضامن دینے کی ہدایت کر دی۔ سیشن عدالت نے کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھجواتے ہوئے سماعت 14 مارچ تک ملتوی کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے انتخابی نتائج کی دستاویزات فراہمی کیس میں الیکشن کمیشن کو درخواست گزاروں کو مصدقہ دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شکیل احمد اور جسٹس ارشد علی نے تیمور جھگڑا، کامران بنگش اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ وکیل درخواست گزاروں نے کہا کہ امیدوار کو مصدقہ دستاویزات دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس فارم 45 اور 47 جب آئے تو ہم نے اپلوڈ کیے۔ درخواست گزار الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ 14 دن میں فارم جمع نہیں کرانے والے ROs کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ جسٹس سید ارشد علی نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے سوال کیا کہ درخواست گزاروں کو مصدقہ کاپی کون دے گا؟ درخواست گزاروں کے وکیل نے جواب دیا کہ یہ RO سے بھی دستاویزات لے سکتے ہیں، وہاں پر درخواست دیں۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ الیکشن رولز میں الیکشن کمیشن کا ذکر ہے کہ دستاویزات دے گا۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا کہ رولز 91 کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن مصدقہ دستاویزات فراہم کرے گا۔ دستاویزات ہر امیدوار کا حق ہے، خدشہ ہے کہ فارم 45 اور 47 میں روزانہ تبدیلی کی جا رہی ہے۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ آپ کو تصدیق شدہ فارم دیں گے تو پھر کیسے تبدیلی کریں گے؟ آپ کے پاس فارم ہوگا۔ عدالت نے درخواستیں نمٹا دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور پروجیکٹ کے 5 ریفرنس میں سے ایک ریفرنس پر 29 اپریل کو دلائل طلب کر لیے۔ جج ناصر جاوید رانا نے راجہ پرویز اشرف اور دیگر کے خلاف رینٹل پاور پروجیکٹ مقدمے کی سماعت کی۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے بتایا ایک ریفرنس میں ابھی تک چارج فریم نہیں ہو سکا، جبکہ ایک اور ریفرنس میں چارج فریم ہو چکا اور شواہد کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ رینٹل پاور پروجیکٹ کے ایک ریفرنس میں ابھی تک 4 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں۔ جج نے ریمارکس دیے کہ آئندہ سماعت پر گواہان کو عدالت بلائیں اور جن گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں ان پر جراح کریں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی۔ پاکستان کا غزہ میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ ماہ رمضان کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پر حکومت نے افغانستان حکومت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ غزہ میں شہریوں کے قتل عام کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ غزہ کے متاثرین کو فوری امداد اور طبی سہولیات دی جائے۔ فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ We join their call for an immediate and unconditional ceasefire and cessation of Israeli aggression and the provision of unimpeded and adequate humanitarian, medical and relief aid, the provision of water and electricity, and the opening of humanitarian corridors to deliver urgent aid. افغانستان کے معاملے پر ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پر حکومت نے افغان حکومت سے شدید احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا جا رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کا نوٹس لی۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کی حمایت کرتا ہے۔ Pakistan will continue to extend political, diplomatic and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے مابین سیاسی مذاکرات کا نواں دور اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے کی۔ یورپی یونین کی طرف سے یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروے کے ڈیپٹی سیکرٹری جنرل اینڈرک مورا نے قیادت کی۔ مذاکرات میں پاکستان اور یورپی یونین کے 2 طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا۔ پاکستان نے TTP کے دہشت گردانہ حملے روکنے کے لیے افغانستان حکومت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ کالعدم TTP جدید عسکری ساز و سامان کیسے اور کہاں سے حاصل کر رہی ہے۔ افغانستان میں TTP کے مالیاتی ذرائع کی کھوج لگائی جائے اور افغان عبوری حکومت سے کالعدم TTP سے تعلق ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ That a number of terrorist groups are living in Afghanistan, evidently under the protection of the Afghan interim government. Pakistan in particular faces a major threat from the Tehreek-e-Taliban Pakistan. The TTP and its affiliates have been responsible for carrying out a series of organized cross-border terrorist attacks on our soil,
causing considerable loss of our civilians and soldiers and causing considerable damage to our military and other installations. अमेरिका का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद के पैगाम का खैर मकदम तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन बातचीत का खैर मकदम करेंगे। बातचीत की रफ्तार का तयन पाकिस्तान और भारत ने करना है। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात की कदर करते हैं। We, of course, welcome the Prime Minister's statement. The United States values its relationship with both India and Pakistan, and we want to see them have a productive and peaceful relationship. Of course, we would welcome productive and peaceful talks between India and Pakistan, but the pace, scope, and character of any dialogue is a matter for India and Pakistan to decide. महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और झटका, स्टेशनरी की कीमतों में इजाफा हो गया। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर पिशावर के हवाले से बात की जाए तो पिशावर में महंगाई जो है वो दिन ब दिन आसमान को छूते हुए दिखाई दे रही है। अगर स्टेशनरी के हवाले से बात की जाए तो अब वालिदैनों के जेब पर जो है वो भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पेन, रबड़, शार्पनर, पेंसिल, कापियाँ जो है उसकी कीमतों में दुगना इजाफा होता हुए दिखाई दे रहा है। अभी जो है वो एग्ज़ाम्स हुए, एग्ज़ाम्स के बाद जो है वो नई एडमिशन स्कूल्स के जो है वो शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो स्टेशनरी है वो भी जो है वो आए रोज़ बच्चों को जो है वो स्कूल के लिए चाहिए होती है, तो जिसकी वजह से जो स्टेशनरी है उनकी कीमतों में जो है वो मज़ीद इजाफा हो गया है। जबकि जो स्टेशनरी से वाबस्ता कारोबार हजरात का भी यही कहना है कि जो कापियों की कीमतें हैं वो भी दुगनी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनको भी आए रोज़ जो है वो मसले मसाइल से गुजरना पड़ता है। जबकि जो बच्चे हैं उनके न्यू एडमिशन जो है वो शुरू हो चुके हैं, दाखिला जो है वो शुरू हो चुके हैं स्कूल के, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो गरीब तबका है वो तो महंगाई की चक्की में पीसता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो वालिदैन हजरात का हुकूमत से ये इल्तिजा है कि ख़ास तौर पर जो स्टेशनरी है उस पर जो है वो तवज्जो दी जाए, ताकि जो बच्चे हैं। वैसे सब तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पानी का मसला संगीन हो गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की वाटर कॉरपोरेशन के MD और चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। शहर के मसाइल हल करने के लिए सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के सरबराहान के साथ बैठने का ऐलान कर दिया। सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हुकूमत के साथ मिलकर पानी का मसला हल करेंगे। MD वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन सैयद सलाउद्दीन और CEO असदुल्ला खान से मुलाकात के बाद MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम यहाँ अपने इलाकों में पानी और सीवरेज का मसाइल के लिए आए हैं। हमने पूरे कराची के मसाइल बताए हैं। हमारा ये मानना है कि लोगों ने हमें वोट की सूरत में ये लाइसेंस दिया है कि हम मुख्तलिफ दफातर में जाकर इनके हुकूक की बात करें। वाटर बोर्ड की टीम ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हमारा ये मानना है कि लोगों ने हमें वोट की शक्ल में लाइसेंस दिया है कि उनके मसाइल और उनके हुकूक के लिए हम कहीं भी किसी भी सरकारी अफसर किसी भी दफ्तर में हम जाएं और उनके हुकूक की बात करें। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना था कि A4 पर अभी 30% काम हुआ है, क्योंकि वफाक से पैसे आने का मसला हो रहा है। आज ये प्रोजेक्ट 300 अरब रुपए का हो गया है। दुनिया चांद पर जा रही है और हम कराची में पानी और गटर लाइनों की बात कर रहे हैं कि आज दुनिया चांद पर जा रही है और हम कराची में खड़े होकर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लोगों को पालने वाला, वहाँ पर खड़े होकर हम पानी की बात करते हैं, वहाँ पर खड़े होकर हम गटर लाइनों की बात करते हैं, सीवरेज की बात करते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का मजीद कहना था, वाटर बोर्ड सिंध हुकूमत और वफाक को बताना चाहते हैं कि हम आपको सहूलत फराहम करना चाहते हैं। हमारे सारे MNA और MPS हुकूमत के साथ मिलकर पानी का मसला हल करेंगे। अगले 2-4 दिन में हम लोगों से बात करेंगे। कैमरामैन शिरूज खान के साथ शाहिद इजाज, सच न्यूज़ कराची। दोहा में बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम डिफेंस नुमाइश का एहतमाम। पाक बहरिया के जहाज़ PNS तबूक और आबदोस खालिद ने दिफाई नुमाइश में हिस्सा लिया। हम्माद बंदरगाह पहुँचने पर पाकिस्तान के दिफाई अताशी और कतरी बहरिया के हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज़ और आबदोस का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के वफ़द ने कतर और दोस्त ममालिक के अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नुमाइश में शरीक बहरी अफवाज के आला हुकाम बशमूल रूसी बहरिया के कमांडर इन चीफ और तुर्क फील्ड कमांडर ने PNS तबूक का भी दौरा किया। इस पाक बहरिया के इस दिफाई नुमाइश में शिरकत से पाक कतर दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग हासिल होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम से जानते हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पाक बहरिया की दोहा में बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम डिफेंस नुमाइश इंडेक्स 24 में शिरकत की है। पाक बहरिया के जहाज PNS तबूक और आबदोस खालिद ने दिफाई नुमाइश में हिस्सा लिया। हम्माद बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तान के दिफाई अताशी और कतरी बहरिया के हुकाम ने
پاک بحریہ کے جہاز اور آبدوز کا استقبال کیا. پاک بحریہ کے وقت میں قطر اور پڑوسی ممالک کے اصلی حکام سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیے گئے. نمائش میں شریک بحریہ افواج کے اعلیٰ حکام بشمول روسی بحریہ کے کمانڈر ان چیف اور ترک فلیٹ کمانڈر نے PNS تبوک کا دورہ کیا اور پاک فوج کی اس دفاعی نمائش میں شرکت سے پاک قطر دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا. جی بہت شکریہ فیصل. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. CTD خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کے سیکیورٹی افسر کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. مقتول وکیل خان اسپیشل برانچ کا انسپکٹر اور نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا چیف سیکیورٹی آفیسر تھا. DIG CTD عمران شاہد کے مطابق ملزمان لیاقت خان اور عجیب اللہ قہریان کو کورٹ سے گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے آلہ قتل اور واقعے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی. واقعے میں وکیل خان کے 2 بیٹے زخمی اور رشتہ دار نصیب خان جاں بحق ہوئے تھے. راولپنڈی میں پولیس اور CTD نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے اڈیالہ جیل کا نقشہ، ہینڈ گرینیڈ اور SIDs برآمد کیے گئے ہیں. گرفتار دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے. مزید تحقیقات کے لیے نام معلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. دہشت گردوں کی گرفتاریوں کے بعد اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل کے اطراف میں ایلیٹ فورس کی مزید نفری تعینات کی جائے گی. دہشت گردانہ کارروائیوں نے اڈیالہ جیل کے مرکزی داخلی گیٹ کو نشانہ بنانا تھا. دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی جانب سے جیل کا نقشہ بھی فراہم کیا گیا تھا. گرفتار دہشت گردوں کو جیل کو نشانہ بنانے کا ہدف افغانستان میں موجود ساتھیوں نے دیا تھا. بانی تحریک انصاف شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور چودھری پرویز الہی اڈیالہ جیل میں قید ہیں. CTD جرائم کے جدید طریقوں سے ملک میں انارکی پھیلانے والوں کے خلاف ان ایکشن. خفیہ اطلاعات پر کارروائی کے دوران کالعدم تنظیم کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ترجمان CTD کے مطابق ملزمان کے خلاف تھانہ CTD سندھ کراچی میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمات قائم کیے گئے. ترجمان CTD کے مطابق ضلع کے ماڑی کے مختلف علاقوں میں انفارمیشن بیسڈ آپریشن کیا گیا. CTD سندھ نے تربیت یافتہ ملزمان کے ذریعے تلاش ایپ ڈیوائس کا استعمال کرایا اور 30 مشتبہ گان کو ذریعہ تلاش ایپ چیک کیا گیا. گرفتار ملزم جمیل کا تعلق بھی کالعدم تحریک طالبان سے ہے. آپریشن کے دوران کالعدم تنظیم TTP سے تعلق رکھنے والے 2 ملزمان جن کو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں گرفتار کر کے CTD سندھ کراچی منتقل کر دیا گیا. ملزم امیر حاتم ول طوطی خان کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد محمد نعیم عرف خاکسار کا بھائی ہے. ملزمان کی گرفتاری کی اطلاعات تھانہ جات کو دی گئی ہیں. مزید تفتیش جاری ہے. کراچی میں اندھیر نگری چوپٹ راج کورنگی بیٹا چورنگی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر 4 بچوں کے باپ کو قتل کر دیا گیا. واقعے میں مقتول کا ساتھی بھی زخمی ہوا. رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 35 شہری قتل کر دیے گئے. فاروق مورائی کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں بے لگام ڈاکوؤں نے ایک اور شہری کی جان لے لی. کورنگی بیٹا چورنگی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے 4 بچوں کے باپ کو قتل کر دیا گیا. مقتول فیاض اپنے دوست فواد کے ساتھ فیکٹری سے نکلا تو مسلح ڈاکوؤں نے روک کر لوٹ مار کی اور فرار ہوتے ہوئے گولیاں مار دیں. مقتول اسپتال منتقلی کے دوران ہی دم توڑ گیا. زخمی فواد کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا. کورنگی ST ایریا کا رہائشی فیاض گارمنٹس اور چمڑے کی فیکٹری میں ملازم تھا. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ کورنگی میں لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں لیکن پولیس کچھ نہیں کرتی. ملزمان کو جلدی گرفتار کر کے سزا دی جائے. نقدی اور موبائل وغیرہ چھین کر پھر تقریباً 4 سے 5 قدم آگے جانے کے بعد پلٹ کر انہوں نے دوبارہ ان کو فائرنگ کی ہے، جس کے بعد فیاض بھائی وہیں پہ شہید ہوئے ہیں اور دوسرے جو ساتھی تھے وہ زخمی ہوئے. پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے. رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 35 شہری قتل ہو چکے ہیں. فاروق مورائی، سچ نیوز، کراچی. پنجاب کابینہ نے رمضان نگہبان ریلیف پیکج 2024 کی منظوری دے دی. پنجاب کابینہ نے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دی ہے. پہلا اجلاس وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہوا. دوران اجلاس وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام وزراء کو قلمدان سنبھالنے پر مبارکباد دی. اس موقع پر کابینہ نے رمضان نگہبان ریلیف پیکج 2024 کی منظوری دی ہے. پروگرام کے تحت 65 لاکھ سے زائد ریلیف پیکج مستحقین کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے. رمضان نگہبان ریلیف پیکج میں 10 کلو آٹا، 2 کلو چاول، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی اور 2 کلو بیسن شامل ہے. دورہ آسٹریلیا کی ناکامی سامنے لانا چاہتا تھا لیکن روکا گیا. موقع ملا تو ضرور وجوہات سامنے لاؤں گا. محمد حفیظ نے سیاسی بنیادوں پر چیئرمین PCB کی تعیناتی کی مخالفت کر دی. کہہ دیا چیئرمین کی بار بار تبدیلی سے دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی. کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان کا کہنا تھا چیئرمین PCB محسن نقوی منتخب ہوئے ہیں، ان کو پورا وقت دینا چاہیے. کھیل میں سفارشی کلچر نہیں ہونا چاہیے. ناکامی کی پہلی ذمہ داری خود لیتا ہوں. آسٹریلیا میں آج تک نہیں
जीते मगर एक दिन जीतेंगे। रमज़ान मुबारक के दौरान सहरी में फीनी खाने को तरजीह दी जाती है। फीनी कितने मराहिल से तैयार होकर दस्तरखान की जीनत बनती है, जानते हैं मोहम्मद मोहसिन से। मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान मुबारक में जिस तरह रोज़ेदारों की ख्वाहिश होती है कि रोज़ा जो है खजूर से अफ्तार किया जाए, वहीं पर जो है वो सहरी की जो जीनत बनती है वो ख़ास तौर पर फेनी कहलाती है। जब तक दस्तरखान पे फेनी ना हो तो सहरी का मज़ा नहीं आता। सहरी किन मरहलों से तैयार होकर गुजरती है, मेरा कैमरामैन सिराज अब्बास अगर आपको दिखा, इस वक्त बड़े पैमाने पर जो है वो फेनी की तैयारी का सिलसिला जारी है। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही जो है वो दुकानों पर फेनी जो है वो रखी जाती है ताकि जो है वो रमज़ान में सहरी के लिए जो है रोज़ेदार फेनी को जो है वो ले सकें और अपने सहरियों की जीनत बना सकें। बड़ी तादाद में फेनी जो यहाँ पे तैयार हो रही है। ये फेनी किन मरहलों से गुजरती है और किस तरीके से फेनी ये बनाई जाती है, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि फेनी जो तैयार की जाती है किन मरहलों से गुजरती है और कैसे तैयार होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाई फेनी जो है तकरीबन 5 से 6 प्रोसीजर में से गुजरती है। पहले इसका आटा मिलाया जाता है, आटे को मिलाने के बाद फिर घी के अंदर इसका बड़ा पेड़ा बनता है। बड़ा पेड़ा बनने के बाद फिर छोटे डंडे कटते हैं, फिर उनकी खिंचाई होती है। खिंचाई होने के बाद उसको जो ना ये बारीक, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये तार बनी हुई है, यानी कि सवैयों की सूरत इख्तियार करी हुई है। इसको खींच के हाथों से, यानी कि मेहनत लगती है, जान से इसकी खिंचाई होती है। खिंचाई होने के बाद फिर इसके पेड़े बनते हैं। पेड़े बनने के बाद फिर ये जिस तरीके से ट्रे के अंदर आए हुए हैं ये होता है, फिर तलाई होती है। उसके बाद जो है इसको यहाँ निकाल दिया जाता है। रमज़ान मुबारक की सौगात कहलाती है, जिस तरह खजूर इसी तरीके से फेनी कहलाती है जो सहरियों की जीनत बनती है और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी का सिलसिला जारी है। तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सरमई बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से हर चीज़ सफ़ेद हो गई। वादियाँ लीलम और लीपा में भी रुई के गाले पड़ने से दिलफरेब मनाजिर। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज दिन भर जारी रहने का इम्कान है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। गलियात और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े, जिससे सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि मलका कहसार मरी में मजीद बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पंजाब के जिला चिन्योट और खैबर पख्तूनख्वा के शहर मालाकंड में बारिश, जबकि जिला अस्तोर में बर्फबारी हुई। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है। गवादर, चमन, किला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद हो गईं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फराबाद शहर, गिरदोनवाह और दीगर शहरी इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शादरा, केल, लवात बाला, जानोई, जागरा, शुंटर, सरगन, ताओबेट में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। लीसवा, कारका, लोआत बाला, सरगन की राबता सड़कों को ताहाल बहाल न किया जा सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च से ईरान से बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।